नमस्कार दोस्तों, अतुल्य भारत ज्योग्राफी के इस डिजिटल मंच पर मैं हंसराज चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान के पहले अध्याय राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में चर्चा की थी। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज की हमारी चर्चा का टॉपिक है रजवाड़ों या देशी रियासतों का विलय। जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि भारत पर अंग्रेजों का शासन रहा और 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजी शासन से आजाद हुआ। जब भारत आजाद हुआ तो भारत और पाकिस्तान नाम से दो राष्ट्रों में इसका विभाजन हो गया। अब भारत जब आजाद हो गया तो इसका एकीकरण की समस्या सामने आई। एकीकरण से तात्पर्य है कि स्वतंत्रता से पहले भारत कई रियासतों में बटा हुआ था और उन सब रियासतों को मिलाकर एक संप्रभु भारत का निर्माण करना था। तो जब हम उस समय की स्थिति की बात करते हैं तो जो ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया से तात्पर्य है अंग्रेजी साम्राज्य। ठीक है, अंग्रेजों को क्या कहा जाता था? ब्रिटिश कहा जाता था। तो उनके साम्राज्य को जो भारत था उसे ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। यह ब्रिटिश इंडिया भी दो भागों में बटा हुआ था। एक वह जहां पे पूर्ण रूप से ब्रिटिश प्रभुत्व था, ऐसे राज्य या ऐसे प्रांत जहां पर पूर्ण रूप से क्या था? ब्रिटिश प्रभुत्व था। वहां पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था, वहां पर अंग्रेजी सरकार के द्वारा ही प्रशासन चलाया जाता था। जबकि जो दूसरा भाग था वो किसका था? देशी रियासतों का था। देशी रियासतों से तात्पर्य है छोटे बड़े प्रांत। इन्हें क्या कहा जाता था? रजवाड़ा कहा जाता था। यहां पर शासन किसका होता था? राजा का होता था। ठीक है, यहां पर किसका शासन होता था? राजाओं का शासन होता था। इन राजाओं ने ब्रिटिश या अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। शासन तो इनका ही होता था, लेकिन इन्होंने क्या कर ली थी? ब्रिटिश राज की अधीनता स्वीकार कर ली थी और उन्हीं की नीतियों के अनुसार अपने शासन को ये चलाते थे। मतलब कहने का यह है कि पूर्ण रूप से ये स्वतंत्र नहीं थे, बल्कि इन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए ही अपने राज्य का शासन करना होता था। ठीक है, यह उनके घरेलू मामलों को शासन चलाते थे और जो बड़े मामले हैं उन पर किसका अधिकार होता था? ब्रिटिश राज का अधिकार होता था। उस समय का जितना भी भारत में ब्रिटिश राज था उसका लगभग 1/3 भाग किसमें आता था? देशी रियासतों या देशी रजवाड़ों में से आता था। और यूं कह सकते हैं कि भारत के 4 में से 1 नागरिक किसके अधीन आता था? देशी रियासतों के अधीन आता था। आपको यहां पर ऊपर आपकी पाठ्य पुस्तक का पैराग्राफ नजर आ रहा होगा और इसी को हमने यहां पर समझाने का प्रयास किया है। तो इसको रटना नहीं है, बिल्कुल आप इसको एक कहानी के रूप में भी याद कर सकते हैं कि जब भारत आजाद हुआ था तो भारत पे जो साम्राज्य था उस को क्या कहा जाता था? ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। उसके अंतर्गत हम 2 प्रकार के प्रांत पढ़ते हैं। एक जिनके ऊपर पूर्ण रूप से क्या था? ब्रिटिश प्रभुत्व था या ब्रिटिश अधिकार था, वहां पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था। जबकि जो दूसरा है उसको क्या कहा जाता था? देशी रियासतें कहा जाता था। ये क्या होते थे? छोटे बड़े प्रांत होते थे जिन्हें रजवाड़ा कहते थे। इनके ऊपर किसका शासन होता था? राजाओं का शासन होता था। राजाओं ने किसकी अधीनता स्वीकार कर रखी थी? अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर रखी थी। उनके घरेलू मामलों का शासन ये किसकी नीतियों के अनुसार चलाते थे? अंग्रेजों की नीतियों के अनुसार ही चलाते थे। और उस समय के ब्रिटिश भारत का लगभग 1/3 हिस्सा किसके अंतर्गत आता था? देशी रियासतों के अंतर्गत आता था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको नोट्स बनाने में क्या हो? आसानी हो। इस प्रकार से अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपको याद करने में भी आसानी होगी और आप इसके आंसर को भी अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। अब 15 अगस्त को जैसे ही आजादी की घोषणा हुई तो अंग्रेजों ने यह घोषणा कर दी
कि ब्रिटिश प्रभुत्व जैसे ही समाप्त होता है भारत के ऊपर से, वैसे ही यहाँ की रियासतें और रजवाड़े भी उस ब्रिटिश प्रभाव से क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। उनके ऊपर किसी भी प्रकार का ब्रिटिश प्रभाव नहीं रहेगा। ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या घोषणा करी जब भारत आजाद हुआ कि भारत पे से ब्रिटिश प्रभुत्व के समाप्त होते ही रजवाड़े भी उनसे कानूनी तौर पर क्या हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। अब उनके ऊपर ब्रिटिश प्रभाव नहीं रहेगा। और अंग्रेजों ने यह घोषणा भी की कि रजवाड़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि वह या तो भारत में शामिल हो जाएं या फिर पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, और यदि वह दोनों में ही शामिल नहीं होते हैं तो उनको स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने का भी क्या होगा, अधिकार होगा। यह चीज आपको समझने की है। यहां पर देखो कि अंग्रेजों ने जैसे ही भारत आजाद हुआ तो जो रियासतें थी, जो राजा थे, उनसे कहा कि भाई अब तुम्हारी इच्छा है, या तो तुम भारत में शामिल हो जाओ या फिर पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या फिर तुम दोनों में ही शामिल नहीं होना चाहते तो तुम तुम्हारी रियासत का एक स्वतंत्र अस्तित्व बनाकर रख सकते हो। तो ये दो क्या दिए इन्होंने, अंग्रेजों ने राजाओं को चॉइस दी। लेकिन अब ये जो ऊपर वाला फैसला है भारत और पाकिस्तान में शामिल होने वाला, ये प्रजा को अधिकार नहीं था। वहां की जनता ये डिसाइड नहीं करेगी कि हमें भारत में मिलना है या फिर हमें पाकिस्तान में मिलना है, बल्कि यह फैसले लेने का अधिकार किसको दिया गया, राजा को दिया गया। उस रियासत का राजा यह निर्णय करेगा कि उसे भारत में शामिल होना है या फिर पाकिस्तान में शामिल होना है। वहां पर जनता यह डिसीजन नहीं करेगी कि हमें भारत में रहना है या फिर पाकिस्तान में रहना है। और इस तरीके से यह क्या है, एक बड़ी और गंभीर समस्या थी। और बाद में इन रियासतों को एक छत्र एकीकरण करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसकी हम आगे चर्चा करते हैं कि किस प्रकार की समस्याओं का भारत में सामना करना पड़ा। अब एक के बाद एक कई प्रकार की समस्याएं भारत के एकीकरण में सामने आने लगी। सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने यह कहा कि भाई मैं अपने राज्य को क्या रखूंगा, स्वतंत्र रखूंगा। मैं ना तो भारत में शामिल होऊंगा और ना ही मैं पाकिस्तान में शामिल होऊंगा। तो आप ये चीज ध्यान दीजिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कहां के शासक ने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया। तो त्रावणकोर के राजा ने सबसे पहले स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया। इसके अगले ही दिन हैदराबाद के निजाम ने भी यह कहा कि भाई मैं भी न तो भारत में मिलूंगा और ना ही पाकिस्तान में मिलूंगा, बल्कि मैं भी क्या रहूंगा, स्वतंत्र रहूंगा। और कुछ ऐसी ही घोषणा भोपाल के नवाब ने भी कर दी कि हम भी संविधान सभा में शामिल नहीं होंगे। संविधान सभा से तात्पर्य है भारत का संविधान निर्माण करने वाली जो सभा बनाई गई थी, उसमें प्रत्येक रियासत से क्या लिया गए थे, प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था। तो भोपाल के नवाब ने यह कह दिया कि हम संविधान सभा में शामिल नहीं होंगे। रजवाड़ों के ये जो शासक थे, इन्होंने जब इस प्रकार के निर्णय लिए तो इस प्रकार के निर्णय लेने से एक बात तो साफ हो गई कि भारत का एकीकरण आसान नहीं होने वाला है, बल्कि भारत के टुकड़े होकर कुछ छोटे छोटे देशों की शक्ल में भारत बंटने वाला है। जब भारत की रियासतों के शासकों ने यह कह दिया कि हम न तो भारत में शामिल होंगे और न ही पाकिस्तान में शामिल होंगे, तो यह जब रियासतें अलग अलग स्वतंत्र रहने के लिए कहने लग गई तो ऐसा लगने लग गया जैसे भारत के क्या हो जाएंगे, कई छोटे छोटे देशों में क्या हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। जैसे भोपाल अलग देश बन रहा है, हैदराबाद अलग देश बन रहा है। तो इन सभी समस्याओं का क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। और जो आजादी के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जो सोचा गया था, जो योजनाएं बनी गई थी कि जब हम आजाद होंगे तो हम क्या करेंगे, तो स्वतंत्रता के जो लक्ष्य थे कि एकता और आत्मनिर्णय के साथ लोकतंत्र के रास्ते को अपनाना।
कि सब एक साथ रहेंगे, एकता अपनाई जाएगी और स्वयं का निर्णय लेकर भारत में लोकतंत्र की क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। लोकतंत्र से तात्पर्य है जनता को शासन में चुनने का अधिकार देना, ठीक है, वोट का अधिकार या मतदान का अधिकार देना। अब क्या था कि बहुत सारी रियासतें, यहां पर आप देखिए आपकी किताब का पैराग्राफ है कि बहुत सारी रियासतें क्या थी कि लोकतांत्रिक तरीके से शासन को नहीं चलाते थे, बल्कि कई रजवाड़ों में शासन था वो क्या था, अलोकतांत्रिक तरीकों से चलाया जाता था। और वह शासक ये कभी नहीं चाहते थे कि उन रजवाड़ों की जनता को लोकतांत्रिक अधिकार प्रदान किए जाएं, उन्हें चुनने का अधिकार मिले। शासक कभी नहीं चाहते थे, क्यों? क्योंकि वहां पर जो शासन चलाया जाता था वो अलोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाता था। तो इस प्रकार से भारत के एकीकरण में क्या आने लग गई, समस्याएं सामने आने लग गई। सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने कहा, अगले ही दिन किसने कहा, हैदराबाद के निजाम ने भी कहा कि मैं क्या रहूंगा, स्वतंत्र रहूंगा। और भोपाल के नवाब ने संविधान सभा में जाने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तो इसको आप एक कहानी के रूप में याद कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। अब जब रजवाड़ों ने स्वतंत्र रहने का निर्णय ले लिया तो जो स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार थी उसने इस निर्णयों के प्रति क्या है, कड़ा रुख अपनाया, ठीक है। जब इस अंतरिम सरकार ने इन रजवाड़ों के निर्णयों के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाया तो मुस्लिम लीग, ठीक है, हम मुस्लिम लीग के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि मुस्लिम लीग मुस्लिमों के हितों के लिए बनाई गई थी। 1906 में इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी और इस समय मोहम्मद अली जिन्ना इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। तो जब कड़ा रुख अपनाया किसने, अंतरिम सरकार ने, तो मुस्लिम लीग ने इसका क्या किया, कड़ा विरोध किया। और कड़ा विरोध किस प्रकार से किया कि मुस्लिम लीग का यह मानना था कि देशी रियासतों के राजाओं को अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। उन्हें यह निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए कि वो भारत में रहना चाहते हैं या फिर वो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या फिर वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं। ये सारा का सारा निर्णय लेने के लिए देशी रियासतों के राजाओं को क्या कर देना चाहिए, स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। किसका मानना था, ये मुस्लिम लीग का मानना था। और हम पहले भी बात कर चुके हैं कि भारत का जो विभाजन हुआ था उसकी मांग किसने रखी थी, मुस्लिम लीग ने रखी थी। मुस्लिम लीग ने ही मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र, द्विराष्ट्र सिद्धांत की क्या रखी थी, मांग रखी थी। कांग्रेस ने शुरुआत से ही द्विराष्ट्र सिद्धांत का क्या किया था, विरोध किया था। तो यहां पर जब भारत आजाद हो गया, पाकिस्तान इसके बन भी गया, लेकिन उसके बाद भी मुस्लिम लीग ने क्या कहा कि भाई राजाओं को स्वतंत्र छोड़ो, उन्हें निर्णय लेने का अधिकार दो, कि वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो स्वतंत्र रहने दो। अभी वर्तमान में आपने जम्मू कश्मीर का समस्या देख रहे हैं हम, तो ये क्या है कि जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र राज्य रखा गया था भारत के अधिकार में। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो अभी आप देखिए कि मुस्लिम लीग क्या कह रही है कि रजवाड़ों को मनमर्जी से रास्ता चुनने के लिए क्या कर देना चाहिए, स्वतंत्र कर देना चाहिए। लेकिन भारत में जो एकीकरण का जो हम श्रेय देते हैं वो किसको देते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के ही अथक प्रयासों के द्वारा आज हम भारत का ये जो एकीकृत स्वरूप देखते हैं, यह उन्हीं के प्रयासों से क्या हो पाया है, संपन्न हो पाया है। उन्होंने रजवाड़ों के शासकों को मनाने और समझाने के लिए अथक प्रयास किए। उन्होंने राजाओं को समझाया, इनको कहा कि भारत के साथ एक साथ रहें। अब ऊपर आप देखिए, आपकी बुक का पैराग्राफ है कि इसके लिए बड़ी चतुराई और युक्तिपूर्ण पहलकदमी की क्या थी, जरूरत थी। क्यों? क्योंकि उस समय भारत में कई रियासतें थी। एक छोटा सा उड़ीसा जो राज्य था उसमें भी 26 रियासतें और छत्तीसगढ़ में 15 छोटे मोटे रजवाड़े थे। यदि हम राजस्थान की बात करें तो जब भारत आजाद हुआ था तो राजस्थान में ही 19 रियासतें और 3
ठिकाने थे। तो इस प्रकार से भारत में लगभग 550 के आसपास रियासतें थी और उन सभी रियासतों का एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। और अगर आपने नाम सुना हो तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बनाई गई है हमारे नर्मदा नदी में, भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा वो किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही प्रतिमा है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से ही भारत का क्या हुआ? एकीकरण संपन्न हो पाया। अब जो ये सरदार पटेल की रजवाड़ों के शासकों से, राजाओं से जो चर्चा चल रही थी, जब वो उनको समझाने का प्रयास कर रहे थे, तो इस चर्चा से 3 बातें सामने आती हैं। क्या क्या आती हैं? तो पहली तो कि भारत के अधिकतर राजा भारतीय संघ में शामिल होने को तैयार थे। यदि अगर हम बात करें कि भारत में उस समय 550 के लगभग रियासतें थी, तो उनमें से अधिकतर राजा और शासक भारतीय संघ में क्या होना चाहते थे? शामिल होना चाहते थे, और वो इसके लिए क्या थे? राजी भी थे। और दूसरी बात क्या शामिल होती है कि भारत सरकार का भी इतना कड़ा रुख नहीं था कि वो सबको उनके मन मर्जी के मुताबिक ना करके बल्कि जबरदस्ती भारत में मिलाना चाहती थी। भारत सरकार का रुख भी लचीला था और भारत ने कई इलाकों में कई राजाओं को स्वायत्तता और स्वतंत्र रहने की परमिशन भी दे दी थी। इसका उदाहरण है जम्मू कश्मीर। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भारत आजाद हुआ तो भारत की जो सरकार थी, अंतरिम सरकार थी, उसका रुख भी क्या था? कड़ा ना होकर के क्या था? लचीला था। और कई इलाकों में कई शासकों को उसने स्वतंत्र रहने के लिए या स्वायत्त रहने के लिए परमिशन दे दी थी। अगर हमसे उदाहरण पूछे तो एग्जाम्पल क्या हो जाता है? जम्मू कश्मीर। और तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या आती है सामने, वो क्या आती है कि विभाजन की जो पृष्ठभूमि है, उस समय भारत आजाद हुआ था और हमें पता है कि उस समय दंगे फैले हुए थे। तो उस समय इस विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों के सीमांकन के सवाल पर क्या हो गई? खींचतान प्रारंभ हो गई। जो सीमावर्ती इलाके थे उनका सीमांकन करना आवश्यक हो गया कि कौन सा इलाका भारत में है, कौन सा इलाका पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का क्षेत्राधिकार कहां तक रहेगा, भारत का क्षेत्राधिकार कहां पर रहेगा। आपको पता है कि उस समय सर रेडक्लिफ के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया था, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण किया, और उन्हीं के नाम पर भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा भी कहा जाता है। तो विभाजन की पृष्ठभूमि में सीमांकन की क्या हो गई? समस्या प्रारंभ हो गई। वहां पर क्या हो गया? संघर्ष प्रारंभ हो गया। तो ये 3 बातें क्या निकल के आई जब रजवाड़ों से सरदार वल्लभ भाई पटेल चर्चा कर रहे थे। कौन कौन सी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखनी है कि अधिकतर रियासतों के शासक भारतीय संघ में क्या होना? शामिल होने को तैयार हो गए थे। भारत की सरकार का रुख कैसा था? लचीला था। कई क्षेत्रों में कई राजाओं को उन्होंने स्वतंत्र और स्वायत्त रहने की परमिशन दे दी थी, एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर। और विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों में सीमांकन के आधार पर खींचतान जोर पकड़ रही थी। अब यहां पर देखिए कि शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए लगभग सभी रियासतें जिनकी सीमाएं आजाद हिंदुस्तान से मिलती थी, 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारतीय संघ में क्या हो गए थे? शामिल हो गए थे। ऐसी सभी रियासतें जिनकी सीमाएं किससे मिलती थी? भारत से मिलती थी। उन्होंने क्या किया कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो उससे पहले ही उन्होंने भारत में शामिल होने की सहमति प्रदान कर दी। अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय का एक सहमति पत्र हस्ताक्षर किया। एक सहमति पत्र जिसमें लिखित में राजाओं ने यह सहमति प्रदान की कि हम भारत में क्या होते हैं? शामिल होते हैं। हमारी रियासत या जो हमारा रजवाड़ा है वो भारतीय संघ का क्या होगा? अंग होगा। इस सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। यहां पर नीले रंग से मार्क हो रहा है
क्या कहा जाता है इसको? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि रियासतों के राजाओं ने जो सहमति पत्र प्रदान किया था उस सहमति पत्र का नाम क्या था? तो उस सहमति पत्र को क्या कहा जाता है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। इस पर हस्ताक्षर करने का अर्थ यह था कि रजवाड़े अपनी सहमति से भारतीय संघ का अंग बनने को सहमत हो गए हैं। इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे यदि हस्ताक्षर करके शासक ने भारत सरकार को दे दिया तो इसका सीधा सा मतलब था कि वह राज्य या वह रजवाड़ा या वह रियासत अपनी सहमति से भारतीय संघ में शामिल हो रहा है, उसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है। तो अधिकतर राजाओं ने इस सहमति पत्र को दे दिया, लेकिन कुछ रियासतें ऐसी थी जिनके राजाओं ने बड़ी आसानी से सहमति पत्र नहीं दिया, बल्कि उन्होंने क्या किया? इस सहमति का क्या किया? विरोध किया। यदि हम उदाहरण की बात करें तो जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और मणिपुर की रियासतों का जो भारत में विलय किया गया वो अन्य रियासतों की तुलना में थोड़ा क्या था? कठिन था। कौन कौन सा? तो देखिए आप, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और मणिपुर की रियासतों का। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता के समय जब भारत का एकीकरण हो रहा था तो किन रियासतों ने भारतीय संघ में मिलने का विरोध किया? तो किस किस ने किया? जूनागढ़ ने किया, जम्मू कश्मीर ने किया, हैदराबाद ने किया और मणिपुर ने किया। तो इस अध्याय में हम केवल हैदराबाद और मणिपुर राज्यों के विलय का ही अध्ययन करेंगे। जो ये हमारा चैप्टर पहला है, इसके अंतर्गत हम केवल हैदराबाद और मणिपुर रियासतों का भारतीय संघ में एकीकरण या विलय को ही पढ़ेंगे। कश्मीर के विलय के बारे में हमें अध्याय 8 में पढ़ना है। ठीक है, यहां पर केवल किन दो रियासतों के बारे में चर्चा की जाएगी? हैदराबाद का विलय और मणिपुर का विलय। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैदराबाद का विलय। भारत जब स्वतंत्र हुआ उस समय हैदराबाद क्या थी? एक बहुत बड़ी रियासत थी। तो हैदराबाद चारों तरफ से किससे? भारतीय राज्यों से घिरी हुई थी, या भारतीय राज्यों की सीमाओं से हैदराबाद रियासत की क्या थी? सीमाएं मिलती थी। हैदराबाद के कुछ हिस्से वर्तमान के महाराष्ट्र, कर्नाटक और बाकी के हिस्से किसमें? आंध्र प्रदेश राज्य में आते हैं। तो जो हैदराबाद रियासत थी उसका क्षेत्र कहां कहां तक आता है? भारत में महाराष्ट्र, ठीक है, कर्नाटक और वर्तमान का जो आंध्र प्रदेश राज्य है इसके अंतर्गत इसका क्षेत्र शामिल किया जाता था। और हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था? निजाम कहा जाता था। यह परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था? निजाम कहा जाता था। वह दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में शुमार था। उसके पास काफी समृद्ध शासक था, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। और हैदराबाद का जो निजाम था वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल किया जाता था। निजाम चाहता था कि हैदराबाद को, रियासत को आजाद रियासत का दर्जा दिया जाए। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि हैदराबाद भी उन रियासतों में शामिल थी जिन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने से क्या किया था? मना किया था। हैदराबाद के शासक ने भी क्या कहा था कि वह हैदराबाद को एक स्वतंत्र रियासत के रूप में रखना चाहता है। सन 1947 के नवंबर में भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का एक समझौता हुआ। यह समझौता 1 साल के लिए था। इस बीच भारत सरकार हैदराबाद के निजाम से लगातार बातचीत करती रही। तो जब भारत आजाद हुआ 1947 में तो हैदराबाद के निजाम ने क्या कहा कि भाई हैदराबाद एक स्वतंत्र रियासत रहेगी। तो भारत की जो सरकार थी उसने क्या किया? उसको 1 साल तक का समय दिया और उस 1 साल के समय में हैदराबाद के निजाम से लगातार क्या चलती रही? बातचीत चलती रही कि भारत में ये शामिल हो जाए। उसको समझाने और मनाने के क्या किए जाते रहे? प्रयास किए जाते रहे।
अब जब हैदराबाद के निजाम ने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया तो वहां की जनता में इसके प्रति क्या हुआ, आक्रोश या रोष पैदा हुआ। ठीक है, आक्रोश पैदा हुआ और उसके इस निर्णय का क्या होने लगा, विरोध होने लगा। जनता ये नहीं चाहती थी कि राज्य क्या रहे, स्वतंत्र रहे। क्यों रहे, क्योंकि जो हैदराबाद का निजाम था वह क्या था, एक दमनकारी शासक था। कैसे था अभी आपको पता चलेगा। तो जब यह आक्रोश पैदा हुआ जनता में तो जनता ने क्या करने लगा, इसका विरोध प्रारंभ किया। सर्वप्रथम तेलंगाना के किसानों ने इसका विरोध प्रारंभ किया। सबसे पहले किसने प्रारंभ किया, तेलंगाना के किसानों ने इसका क्या किया, विरोध प्रारंभ किया। इसके पश्चात इसमें महिलाएं भी शामिल हो गई। ठीक है, महिलाएं भी क्या हो गई, इस विरोध में शामिल हो गई। क्यों, क्योंकि महिलाओं के प्रति क्या किए गए थे, काफी अत्याचार किए गए थे। तो जिन महिलाओं के प्रति अत्याचार हुए थे वो क्या हो गई, इसमें आंदोलन में क्या हो गई, शामिल हो गई। जिसके अंतर्गत जो हैदराबाद का निजाम था उसका क्या किया जा रहा था, विरोध किया जा रहा था। महिलाओं के शामिल होने के पश्चात इसमें कम्युनिस्ट और कांग्रेस दोनों ने ही क्या हो गए, इसमें शामिल हो गए और इन्होंने भी क्या किया, हैदराबाद के निजाम का क्या किया, विरोध किया। तो जब हैदराबाद के निजाम के ये निर्णय जो लिया था उसने स्वतंत्र रियासत रहने का, इसका विरोध बढ़ता गया तो हैदराबाद के निजाम ने क्या किया, अपने कुछ सैनिकों की अर्धसैनिक टुकड़ी, एक अर्धसैनिक टुकड़ी को क्या किया, इस विरोध का दमन करने के लिए भेजा। दमन का मतलब होता है इस विरोध को समाप्त करने के लिए या विद्रोहियों का दमन करने के लिए इस अर्धसैनिक टुकड़ी को भेजा गया। और ये अर्धसैनिक टुकड़ी थी वो क्या कहलाती, रजाकार। ये आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में कि रजाकार क्या है। रजाकार क्या था, हैदराबाद के निजाम की अर्धसैनिक टुकड़ी थी जिसको उसने इस विरोध के दमन करने के लिए भेजा। तो ये जो रजाकार थे ये क्या थे, सांप्रदायिक थे, सांप्रदायिक थे, कट्टर थे। इन्होंने क्या किया, जो दूसरा समुदाय था, जो धर्म विशेष था या फिर यूं कह लीजिए जो गैर मुस्लिम थे, उनके प्रति क्या किए, अत्याचार किए, उनकी हत्या करने प्रारंभ कर दी, महिलाओं की हत्याएं करना प्रारंभ कर दी, बलात्कार करना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से इन रजाकारों ने विरोधियों के ऊपर क्या करने लगे, जुल्म ढाना प्रारंभ किया। तो जब इसकी सूचना केंद्र सरकार को पहुंची तो केंद्र सरकार ने सितंबर 1948 तक अपनी सैन्य कहां पे भेजी, हैदराबाद में भेजी। और इस जो दमन जो था यहां के निजाम का उसको समाप्त करके हैदराबाद को भारतीय संघ का अंग बना लिया। तो ये कहानी के रूप में आप याद कर सकते हैं कि सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया। ठीक है, उस निर्णय का क्या हुआ, विरोध प्रारंभ हुआ। विरोध किसने किया, सबसे पहले तेलंगाना के किसानों ने किया, फिर उसमें महिलाएं भी शामिल हो गई। क्यों, क्योंकि महिलाओं के ऊपर भी काफी क्या हुए थे, अत्याचार हुए थे। कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने भी इसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया। तो वहां के निजाम ने अपनी एक अर्धसैनिक टुकड़ी को इस विरोध का दमन करने के लिए भेजा। इसको क्या कहा जाता था, रजाकार कहा जाता था। ये सांप्रदायिक होते थे, कट्टर होते थे, मुस्लिम थे। इन्होंने गैर मुस्लिमों के प्रति अत्याचार किए, उनकी हत्याएं की, महिलाओं के प्रति अत्याचार किए, उनको लूटा, उनकी इज्जत लूटी, बलात्कार किए। तो जब केंद्र सरकार को इसकी सूचना मिली तो केंद्र सरकार ने अपनी सेना भेजकर इस विद्रोह को क्या किया, शांत किया। मतलब जो ये अर्धसैनिक टुकड़ी थी इसके अत्याचारों से जनता को राहत प्रदान करी और हैदराबाद को भारतीय संघ का अंग बना लिया।
मणिपुर के एकीकरण की अगर हम बात करें तो मणिपुर के शासक बौद्ध चंद्र सिंह ने स्वतंत्रता से पहले ही भारतीय सरकार के साथ सहमति पत्र पर क्या कर दिए थे, हस्ताक्षर कर दिए थे। आप यहां पे बोर्ड पे देख सकते हैं कि मणिपुर के महाराजा बौद्ध चंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इसकी एवज में भारत सरकार ने उसको यह आश्वासन दिया कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता क्या रहेगी, बरकरार रहेगी, वहां पर उसको निर्णय लेने के अधिकार रहेंगे। लेकिन जब 1948 में की जून में चुनाव करवाया गया तो इस चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ और मणिपुर भारत का पहला ऐसा भाग था जहां पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए थे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि 18 वर्ष की आयु से बड़े जितने भी वयस्क थे उन्होंने अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किया और मतदान करके वहां पर राजतंत्र कायम रहे, इसका निर्णय किया। मणिपुर की विधानसभा में भारत में विलय के सवाल पर गहरे मतभेद थे। मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी कि इस रियासत को भारत में मिला दिया जाए, जबकि दूसरी राजनीतिक पार्टियां इसके क्या थी, खिलाफ थी। जब बात विधानसभा में पहुंची तो मणिपुर की जो कांग्रेस थी उसने क्या कहा कि भाई मणिपुर को भारतीय संघ में शामिल हो जाना चाहिए, लेकिन जो दूसरी पार्टियां थी उसने इसका क्या कर दिया, विरोध प्रारंभ कर दिया। मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा से परामर्श किए बगैर ही भारत सरकार ने महाराजा पर दबाव डाला कि वे भारतीय संघ में शामिल होने के समझौते पर हस्ताक्षर करे। अभी हमने बात की कि मणिपुर की जो विधानसभा थी उसमें क्या थे, मतभेद थे। मणिपुर कांग्रेस तो कह रही थी कि भारतीय संघ में शामिल हो जाना चाहिए, जबकि दूसरी पार्टियां इसमें शामिल होने से मना कर रही थी। तो भारत सरकार ने मणिपुर की जो विधानसभा थी उससे चर्चा किए बिना ही मणिपुर के राजा बौद्ध चंद्र सिंह पर यह दबाव डाला कि आप है ना इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दो और भारतीय संघ में शामिल हो जाओ। और मणिपुर के राजा ने ऐसा कर भी दिया। मणिपुर के इस कदम को लेकर लोगों में क्रोध और नाराजगी का भाव पैदा हो गया और इसका असर हम आज तक भी देखते हैं कि मणिपुर में आज भी वहां के लोग भारत में शामिल होने का जो ये विचार था इसको स्वीकार नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि स्वतंत्र होने के बाद जो राज्यों का, जो रियासतों का एकीकरण भारतीय संघ के अंतर्गत किया गया उनमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, भारत की सरकार का इसमें क्या नजरिया रहा और किस प्रकार से हैदराबाद और मणिपुर का भारत में क्या किया गया, विलय किया गया। अगली कक्षा में हम राज्यों के पुनर्गठन के आधार पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अभी के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।